Hello, so this is Manisha and welcome to my YouTube channel. Today we will talk about cell structure and its environment. जैसा कि हम जानते हैं, सेल एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होती है। जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वर्ल्ड में, वो सब सेल से बने हुए होते हैं। ये बेसिक यूनिट होती है ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन और स्ट्रक्चर ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। डिटेल डेफिनेशन की बात करें तो it is a unit of biological activities delimited by semi-permeable membrane and capable of self-reproduction in a medium free of other living system. इसका मतलब ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के अंदर सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं और ये खुद से सेल जो होती है वो खुद से रिप्रोडक्शन कर सकता है इररेस्पेक्टिव ऑफ अदर लिविंग सिस्टम। जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है प्लांट और एनिमल सेल का वो सेम रहता है, बट थोड़े बहुत उसमें डिफरेंस होते हैं जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगी। जो ऑर्गेनिज्म होता है वो एक सेल से भी बना हो सकता है या उससे ज़्यादा सेल से भी बन सकता है। जो एक सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म होता है उसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जो बहुत सारे सेल से बना होता है उसे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। डिस्कवरी ऑफ सेल एंड सेल थ्योरी। पुराने ज़माने में सेल के बारे में कोई नहीं जानता था क्योंकि उस टाइम पे ना ही माइक्रोस्कोप थे और सेल इतनी छोटी होती थी कि उसे हम आँखों से नहीं देख सकते थे। तो उसकी डिस्कवरी होना बहुत ज़रूरी थी उस टाइम पे। तो कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किए या टेस्ट किए कुछ, जिससे सेल के बारे में पता चला। तो कुछ साइंटिस्ट की बात करें जैसे कि फ्रांसिस ज़ेकेरियस और जैनसन ने सबसे पहले कंपाउंड माइक्रोस्कोप को बनाया 1590 में, और गैलीली ने भी बनाया कंपाउंड माइक्रोस्कोप को, जो कि उसी टाइम पे बनाया था उन्होंने 1610 में। जो मैग्निफिकेशन थी माइक्रोस्कोप की वो 10 टाइम्स से 30 टाइम्स थी, जो कि ज़्यादा नहीं थी। मार्केलो मालपीजी ने भी माइक्रोस्कोप को यूज़ किया जो कि दूसरे साइंटिस्ट ने बनाया था, और उन्होंने एग्जामिन किया कुछ सेल्स को ऑफ एनिमल टिश्यूज़ फ्रॉम ब्रेन, लिवर, किडनी, लंग, स्प्लीन एक्सेट्रा। ठीक। और एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक ने भी कुछ माइक्रोस्कोप्स बनाए जिसकी मैग्निफिकेशन पहले से और ज़्यादा बेटर थी, जो कि 300 टाइम्स तक की थी, और वो क्लियर विजिबल इमेज शो करते थे। उन्होंने डिस्क्राइब किया कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इन रेन वाटर, और उन्होंने ब्लड सेल्स को भी डिस्क्राइब किया ऑफ मैमल्स, बर्ड्स, फिशेस, एम्फीबियंस एंड फिश। 1665 में रॉबर्ट हुक ने भी कुछ एग्जामिन किया। उन्होंने क्या किया, ड्राइड कॉर्क लिया और उसकी थिन स्लाइस को काट लिया, और उसमें देखा माइक्रोस्कोप में देखा कि जो कॉर्क है उसमें परफोरेटेड और पोरस चीज़ें दिख रही थी, यानी कि बिल्कुल वो हनी कोम की तरह दिख रहा था। तो उन्होंने उन बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर को सेल का नाम दिया। और नेहेमियन ग्रीव और मार्केलो मालपीजी ने भी सेलुलर नेचर ऑफ प्लांट टिश्यू के बारे में रिकॉग्नाइज किया। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में सेल में ऑफ प्लांट एपिडर्मिस या पॉलन ग्रेन और स्टिग्मा में कुछ कांस्टेंट स्ट्रक्चर्स देखे जिनका नाम उन्होंने न्यूक्लियाई दिया या न्यूक्लियस दिया। J.E. परकिंजी ने प्रोटोप्लाज्म टर्म को दिया जो कि सेल के अंदर होता है। स्क्लीडन एक जर्मन बॉटनिस्ट थे, और थियोडर श्वान एक जर्मन जूलॉजिस्ट थे। उन्होंने सेल थ्योरी दी। रुडोल्फ वर्शो उन्होंने रिवील किया कि जो सेल होती है वो हमेशा प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही अराइज होती है, यानी कि पिछली सेल से एक नई सेल का निर्माण होता है। सेल थ्योरी क्या थी कि जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं वो सब सेल से बने हुए होते हैं या उसके प्रोडक्ट से बने हुए होते हैं। जितनी भी सेल्स होती हैं वो एक जैसी ही दिखती है, लेकिन उनका केमिकल कॉम्पोजिशन और मेटालिक एक्टिविटीज़ जो होती है, क्योंकि सारे सेल में यूजुअली सेम रहती है। जो फंक्शन होता है ऑर्गेनिज्म का एज अ होल, वो आउटकम होता है उसके फंक्शन ऑफ सेल का। जितनी भी सेल्स होती है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज होती है। तो ये थी हमारी सेल थ्योरी, जो कि थियोडर श्वान और
स्क्लीडन ने दी थी। तो जो सेल होती है इस हिसाब से बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होती है। जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं और बाकी मल्टीसेलुलर होते हैं। जो टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है ऑर्गेनिज्म में वो होता है सेलुलर, फिर उसके बाद टिश्यू लेवल, फिर उसके बाद ऑर्गन सिस्टम लेवल, फिर हमारा ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है। अब बात करें बायोलॉजिकल प्रोसेसेस इन सेल। जितनी भी सेल होती हैं वो एक्ट करती है ऑटोनॉमस यूनिट की तरह। इनमें कैपेबिलिटी होती है सारी फंडामेंटल बायोलॉजिकल प्रोसेस को कैरी करने की। प्रोटोप्लाज्म जो होता है उसे फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ कहते हैं। जितनी भी वाइटल एक्टिविटीज़ होती है जैसे ग्रोथ, रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, मूवमेंट, इरिटेबिलिटी, रिप्रोडक्शन, ये सब प्रोटोप्लाज्म में ही होती है। जितनी भी सेल्स होती हैं वो सब सेलुलर रेस्पिरेशन शो करती हैं, जिसमें कि फूड मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होता है और एनर्जी को प्रोड्यूस करता है एटीपी मॉलिक्यूल के फॉर्म में। सेल्स शो करती हैं बहुत सारी एनाबॉलिक रिएक्शंस, जिसमें कि कुछ न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स यूटिलाइज होते हैं ताकि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का सिंथेसिस हो सके, जैसे कि फोटोसिंथेसिस। एनर्जी प्रोवाइड होती है बाय एटीपी, यानी कि एटीपी हमें एनर्जी देता है। प्रोटीन सिंथेसिस, फैट सिंथेसिस, पॉलीसेकेराइड सिंथेसिस, ये सब एग्जाम्पल हो जाएंगे एनाबॉलिक रिएक्शंस के। जितनी सेल्स होती हैं उनमें न्यूक्लिक एसिड भी होता है, जैसे कि डीएनए, जो कि रेगुलेट करती है सारे बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को थ्रू एंजाइम्स। डीएनए में इंफॉर्मेशन होती है जो कि ट्रांसक्राइब होती है एमआरएनए में, फिर उसके बाद ट्रांसलेट होती है इन फॉर्म ऑफ प्रोटीन में, जो कि एंजाइम्स को फॉर्म करती हैं। देन बाय रेगुलेटिंग इट्स, वो अपनी एक्टिविटीज़ को खुद रेगुलेट करके सेल मेंटेन करता है नेसेसरी इंटरनल फिजिको केमिकल कंडीशंस को। सेल रिप्रोड्यूस करते हैं सेल्स को जो कि सिमिलर हेरिडिटरी नेचर के होते हैं। दस सेल्स में एबिलिटी होती है रेस्पायर करने की, ग्रो करने की और रिप्रोड्यूस करने की। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, सेल्स में लिव ए टोटली, तो ये टोटली इंडिपेंडेंटली नहीं रहती हैं, वो कोऑपरेट करती है एक दूसरे के साथ और इंटरैक्ट करती हैं। ऑल द केमिकल रिएक्शन जो कि सेल में होते हैं उसे मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिज्म दो तरह के होते हैं, उनमें दो तरह के रिएक्शंस होते हैं। एनाबॉलिज्म, इसमें क्या होता है, ये उस तरह का मेटाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें कि कॉम्प्लेक्स सेलुलर कंपाउंड सिंथेसाइज करता है सिंपलर कंपाउंड को। ये कंस्ट्रक्टिव फेज ऑफ मेटाबॉलिज्म होता है, जैसे कि फोटोसिंथेसिस। दूसरा कैटाबॉलिज्म, जिसमें कि मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं बाय विच जिससे लार्जर मॉलिक्यूल्स टूटते हैं सिंपलर मॉलिक्यूल्स में, रिलीजिंग एनर्जी, और वो एनर्जी को रिलीज करते हैं सेलुलर फंक्शन के लिए ताकि सेलुलर फंक्शंस हो सके, जैसे कि रेस्पिरेशन। अब नेक्स्ट बात आती है प्रोटोप्लाज्म की। जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ होता है। जितने भी सेलुलर फॉर्म्स होते हैं लाइफ के, उनमें प्रोटोप्लाज्मिक मटेरियल होता है जो कि प्रोटेक्टिव और एब्जॉर्प्टिव होता है, जो कि फाउंड होता है बिटवीन इटसेल्फ एंड इट्स एनवायरनमेंट। जो टर्म प्रोटोप्लाज्म था वो किसने दिया था? परकिंजी ने इन 1840। जूलियस हक्सले ने स्टेट किया था कि जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ होता है। ह्यूगो वॉन मॉल ने एक्सप्लेन किया प्रोटोप्लाज्म के इम्पोर्टेंस को कि वो इम्पोर्टेंट क्यों होता है। जैसे कि उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो होती है प्रोटोप्लाज्म की, वो ये है कि प्रोटोप्लाज्म ट्रांसलूसेंट होता है, ग्रे कलर का होता है और थोड़ा बहुत विस्कस होता है ताकि वो कम फ्लो करता है। उनमें सॉल्यूट्स भी प्रेजेंट रहते हैं जैसे कि शुगर, सॉल्ट, सिंपल एसिड्स, बेसिस, जो कि ट्रू सोल्यूशन को फॉर्म करता है। बट मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस जो होते हैं वो कॉलॉइड फॉर्म में होते हैं और ये जो पार्टिकल होते हैं वो पूरे मीडियम में सस्पेंडेड रहते हैं, यानी कि फैले रहते हैं। कॉलॉइडल सिस्टम चेंज कर सकता है जेल विस्कस स्टेट से कंपैरेटिवली ज़्यादा फ्लूइड फॉर्म में, या फिर लेस विस्कस सॉल्ट स्टेट में भी रह सकता है, या उसके वाइस वर्सा। प्रोटोप्लाज्म में प्रॉपर्टी होती है सरफेस टेंशन की।
तो जो सॉल्यूट्स जिन सॉलिड्स में कम सरफेस टेंशन होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फॉर्म कर लेते हैं या दूसरे सेल ऑर्गेनल्स को। इनमें प्रोटोप्लाज्म में प्रॉपर्टी होती है कोएगुलेशन की, जब हीटिंग, इलेक्ट्रिफिकेशन या कांटेक्ट होता है विद सम केमिकल्स। इनमें बहुत प्रोटोप्लाज्म की बहुत सारी थ्योरीज हैं उसके फिजिकल अपीयरेंस के बारे में, जैसे कि एल्वियोलर थ्योरी कि जो प्रोटोप्लाज्म होता है उनमें बबल लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, फोम लाइक स्ट्रक्चर होता है। दूसरी थ्योरी ग्रेन्युलर थ्योरी होती है। तो उस हिसाब से जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो बना हुआ होता है बहुत सारे ग्रेन्स ऑफ वेरियस शेप्स और साइजेस का। फाइब्रिलर थ्योरी कुछ रिगार्ड हैं कि ये बने होते हैं फाइन फाइबर लाइक स्ट्रक्चर से। रेटिकुलर थ्योरी ये थी कि जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो बना होता है बहुत सारे फाइबर्स से जो कि एक दूसरे को क्रिस क्रॉस करते हैं और एक नेटवर्क फॉर्म कर लेते हैं। कोलॉइडल थ्योरी प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो कोलॉइडल सिस्टम का होता है और इनमें फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल्स होते हैं जो कि मॉलिक्यूल्स के एग्रीगेशन के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जो कि पूरे कंटिन्यूसली मीडियम में फैले रहते हैं। केमिकल नेचर ऑफ प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है जिसमें कि नियरली 36 एलिमेंट्स पाए जाते हैं और इनमें से कुछ एलिमेंट्स जो हो गए वो कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटेशियम, सल्फर, क्लोरीन, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, ये सब प्रेजेंट होते हैं। ये जो एलिमेंट्स होते हैं वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड के फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें तो वो हो जाएंगे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, न्यूक्लिक एसिड, एंजाइम, हार्मोन्स, वाइटामिन्स एक्सेट्रा। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में फॉस्फेट्स, सल्फेट्स, क्लोराइड्स, कार्बोनेट्स ऑफ सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन एक्सेट्रा। ऑक्सीजन और CO2 गैस जो होते हैं वो डिजॉल्व स्टेट में प्रेजेंट रहते हैं और प्रोटोप्लाज्म में पिगमेंट और एक्सक्रीटरी सब्सटेंस भी प्रेजेंट रहते हैं। 65 से 95% जो होता है प्रोटोप्लाज्म का वो वाटर होता है, यानी कि मोस्टली उसमें वाटर प्रेजेंट रहता है। जो केमिकल कॉम्पोजिशन होता है ऑफ लिविंग या एक्टिव प्रोटोप्लाज्म का उनमें वो सब सेम नहीं रहते हैं। लेकिन ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन की बात करें तो वो प्रेजेंट रहते हैं रेशियो में 62%, 20%, 10%, 8% रिस्पेक्टिवली इन प्रोटोप्लाज्म। जितने भी सब्सटेंस होते हैं प्रोटोप्लाज्म में वो प्रेजेंट रहते हैं या तो डिजॉल्व स्टेट में या तो कोलॉइड फॉर्म में। जो प्रोटोप्लाज्म होता है तो इसी वजह से उसे कॉम्प्लेक्स पॉलीफेज कोलॉइडल सिस्टम कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म दो पार्ट्स में डिवाइड रहता है, एक साइटोप्लाज्म, दूसरा न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस होता है वो कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल होता है। ये डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में इन ए प्लांट सेल। जो सेल होती है टिपिकली उसमें सिंगल न्यूक्लियस होता है, बट कुछ सेल्स मल्टी न्यूक्लियड भी होती है, यानी कि उसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस भी प्रेजेंट रहता है। प्लांट सेल्स जिसमें कि मोर देन 1 न्यूक्लियस हो उन्हें सीनोसाइट्स कहते हैं। जो पोजीशन होती है ऑफ द न्यूक्लियस इन द सेल वो वैरी करती है उसका सेल टाइप कैसा है, बट जनरली जो न्यूक्लियस होता है वो सेल के बीच में प्रेजेंट रहता है। न्यूक्लियस इज स्फेरिकल या एलिप्सॉइड भी हो सकती है या फ्लैट स्ट्रक्चर भी हो सकता है। न्यूक्लियस 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर प्लाज्म, न्यूक्लियोलस, क्रोमैटिन रेटिकुलम और थ्रेड्स। अब बात करें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की। ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप शो करता है कि जो न्यूक्लियर एनवेलप होता है वो डबल मेम्ब्रेनस होता है और बीच बीच में ब्रोकन होता है, उसमें नंबरस इंटरवल्स होते हैं जिन्हें पोर्स कहते हैं, जिससे कि सब्सटेंस का ट्रांसपोर्टेशन होता है इधर से उधर। और मेम्ब्रेन जो होता है वो यूनिट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। इनर और आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है और उनके बीच में पेरी न्यूक्लियर स्पेस प्रेजेंट होती है। बहुत सारी प्लेसेस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में जो जॉइन करते हैं एक दूसरे को, इनर और आउटर, वहाँ पे न्यूक्लियोपोर्स होते हैं, राइट। और जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो जगह जगह पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन भी वहाँ पे कनेक्टेड रहती है। मटेरियल्स एक्सचेंज होते हैं न्यूक्लियर प्लाज्म और साइटोप्लाज्म में किसकी वजह से? न्यूक्लियर पोर्स की वजह से।
न्यूक्लियोप्लाज्म की बात करते हैं तो ये ट्रांसपेरेंट कॉलोइडल फ्लूइड होता है जो कि न्यूक्लियर कैविटी में भरा हुआ होता है। न्यूक्लियोलस और क्रोमैटिन थ्रेड्स फॉर्म होते हैं इन इट। ये उसमें वाटर होता है, एंजाइम होता है, डीएनए, आरएनए, लिपिड और प्रोटीन भी पाए जाते हैं। न्यूक्लियोलस की बात करें तो ये बहुत लार्ज स्फेरिकल बॉडी होती है न्यूक्लियस में। इन मैनी प्लांट और एनिमल सेल्स एक न्यूक्लियोलस पाया जाता है, बट एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि वो कौन सा स्पीशी है और उसमें कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। पोजीशन जो होती है न्यूक्लियोलस की वो न्यूक्लियस में किस पर डिपेंड करती है, उसके एरिया पे, क्रोमोसोम का एरिया कितना है। न्यूक्लियोलस की बात करें तो उसमें 85% प्रोटीन होता है, 10% आरएनए होता है और 5% डीएनए प्रेजेंट होता है। क्रोमैटिन थ्रेड की बात करें तो मेन जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट डीएनए होता है, वो जो कि प्रोटीन के साथ प्रेजेंट होता है और वो क्रोमैटिन को फॉर्म करता है। क्रोमैटिन थ्रेड्स इंटरमिंगल होते हैं, यानी कि उलझे हुए होते हैं एक दूसरे से और नेटवर्क फॉर्म करते हैं, जिसे क्रोमैटिन रेटिकुलम कहते हैं। सेल डिवीजन के टाइम पे ये जो स्ट्रक्चर होता है क्रोमैटिन, वो क्रोमोसोम फॉर्म कर लेता है। जीन्स जो पाए जाते हैं क्रोमोसोम में वो कैरी करते हैं हेरिडेटरी कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, यानी कि पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। क्रोमोसोम की बात करें तो सेल डिवीजन के टाइम पे जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर यानी कि क्रोमैटिन होता है वो क्रोमोसोम में बदल जाता है, जो कि उस टाइम पे विजिबल होता है सेल डिवीजन में। और जो शेप और नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है वो एक स्पीशी में कांस्टेंट रहता है। ह्यूमन बींग्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 होते हैं, कॉटन में नंबर ऑफ क्रोमोसोम 52 होते हैं, वीट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम 42 होते हैं, पोटैटो में भी 42 होते हैं, टमाटो में 24 होते हैं और बीन में 22 होते हैं, अनियन में 16 और पी में 14 होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, हर क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड्स होते हैं जो कि एक दूसरे से ज्वाइन रहते हैं एक रीजन पे और उसे सेंट्रोमेयर कहते हैं। हर क्रोमैटिड में नंबर ऑफ थ्रेड्स पाए जाते हैं जिसे क्रोमोनेमेटा कहते हैं, जिसमें कि नंबर ऑफ बीड लाइक नोड्यूल्स भी प्रेजेंट रहते हैं और उन नोड्यूल्स को क्रोमोमेयर कहते हैं, जो कि उसी के साथ अरेंज रहते हैं। क्रोमोनेमेटा एक दूसरे से कॉइल्ड रहता है और जो क्रोमोनेमेटा होता है वो एक्रोमिक सब्सटेंस के उसमें एक्रोमिक सब्सटेंस भी प्रेजेंट होता है जिसे मैट्रिक्स कहते हैं। जो मैट्रिक्स होता है वो शीथ और पैलिकल में प्रेजेंट होता है। मैट्रिक्स और शीथ दोनों ही नॉन जेनेटिक मटेरियल होते हैं, यानी कि वो जेनेटिक मटेरियल नहीं होते हैं। हर क्रोमोसोम में कॉन्स्ट्रक्टेड एरिया होता है फिक्स्ड प्लेस पे, इसे प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन कहते हैं। एक या एक से ज़्यादा स्फेरिकल सेंट्रोमियर भी प्रेजेंट रहते हैं इस रीजन में, जो क्रोमोसोम होते हैं। बिसाइड्स हैविंग द प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन, जिनमें प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन होता है तो उनमें सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन भी किसी पॉइंट ऑफ क्रोमोसोम पे पाया जाता है। तो आप डायग्राम भी देख सकते हैं क्रोमोसोम का। जो क्रोमोसोमल एंड्स होते हैं उन्हें टेलोमेर्स कहते हैं। कभी कभी जो क्रोमोसोम है उनमें राउंड इलोंगेटेड या नॉब लाइक अपेंडेजेस भी प्रेजेंट रहते हैं, जिसे सैटेलाइट कहते हैं। जो फंक्शन होता है क्रोमोसोम का वो होता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करना एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। टाइप ऑफ क्रोमोसोम उसके सेंट्रोमेयर की पोजीशन के बेसिस पे 4 टाइप्स में डिवाइड किए गए हैं। पहला टीलोसेंट्रिक, इस तरह के क्रोमोसोम में जो सेंट्रोमेयर है वो क्रोमैटिड के लास्ट में यानी कि एज में प्रेजेंट होता है, और जो एक्रोसेंट्रिक है वो एज के जस्ट पास में प्रेजेंट होता है ऑफ क्रोमैटिड। सब मेटासेंट्रिक में सेंटर के पास में सेंट्रोमेयर प्रेजेंट होता है। मेटासेंट्रिक में बिल्कुल सेंटर पे ऑफ क्रोमैटिड प्रेजेंट होता है सेंट्रोमेयर। मॉडर्न व्यू की बात करें तो जो केमिकल एनालिसिस होता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी और एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडीज़ आ गई हैं आजकल के टाइम में, तो इसकी वजह से आइसोलेटेड क्रोमैटिन हमें एक सॉलिड फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है ताकि हम उसे समझ सकें, एमर्जिंग पिक्चर ऑफ क्रोमोसोम स्ट्रक्चर को देख सकें। केमिकल एनालिसिस जो होता है आइसोलेटेड क्रोमैटिन का, वो शो करता है कि इसमें प्राइमरीली डीएनए होता है और प्रोटीन होता है, और इसमें थोड़ा बहुत अमाउंट ऑफ आरएनए भी होता है। प्रोटीन्स जो इसमें होते हैं वो 2 मेजर क्लासेस के होते हैं।
तो पहला तो बेसिक प्रोटीन हो गया जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है न्यूट्रल पीएच पे, जिन्हें हिस्टोन्स कहते हैं। दूसरा एसिडिक प्रोटीन हो गया जो कि नेगेटिवली चार्ज होता है न्यूट्रल पीएच पे और इन्हें नॉन हिस्टोनिक प्रोटीन्स कहते हैं। हिस्टोन अमाउंट जो होता है वो अमाउंट ऑफ डीएनए के बराबर होता है, यानी कि जितने हिस्टोन्स होते हैं उतने ही अमाउंट ऑफ डीएनए होता है। हिस्टोन्स जो होते हैं हायर प्लांट्स और एनिमल में, उनमें 5 डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन्स पाए जाते हैं, H1, H2A, HP, H2B, H3 और H4। ये जो 5 प्रोटीन्स होते हैं स्पेसिफिकली बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, डीएनए के साथ प्रेजेंट होते हैं और प्रोड्यूस करते हैं बेसिक स्ट्रक्चर को, सब यूनिट्स ऑफ क्रोमैटिन, जो कि स्मॉल होते हैं 1 से 10 110 एंगस्ट्रॉम से उसकी डायमीटर होती है और 60 एंगस्ट्रॉम तक। एलिप्सॉइडल बीड्स होते हैं और इन्हें न्यूक्लियोसोम्स कहते हैं। न्यूक्लियोसोम में 146 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। न्यूक्लियोटाइड पेयर लेंथ ऑफ डीएनए होते हैं और 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं और ईच ऑफ हिस्टोन H2A, H2B, H3 और H4। पार्ट ऑफ डीएनए जो होता है जो 2 न्यूक्लियोसोम्स को जोड़ के रखता है उसे लिंकर डीएनए कहते हैं। 10 जो क्रोमोसोम होता है वो लॉन्ग कॉइल्ड फाइब्रिलर स्ट्रक्चर होता है जो कि बना हुआ होता है क्रोमैटिन से, एंड जो क्रोमैटिन होता है वो उसमें रिपीटिंग पैटर्न और बॉडीज प्रेजेंट होती हैं जिन्हें न्यूक्लियोसोम्स कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही सेल स्ट्रक्चर एंड इट्स एनवायरनमेंट में। तो आपको अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।